नमस्कार कॉमरेड साहब। नमस्कार जी। ठीक हैं आप? हाँ ठीक है। वो सर्दी में है ना, बुजुर्ग जाता जाते हैं। हाँ हाँ अक्सर ऐसा होता है, मेरी जानकारी में बहुत सारे बुजुर्ग ना सर्दियों में ही चले जाते हैं। सही बात है। और कल तो हरियाणा की राजनीति के वटवर्क से चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे जुड़े हुए बहुत लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं। और चूँकि आपका उनके साथ बहुत लंबा जुड़ाव एक रहा, और आप शायद जेल में भी एक साथ जेल रहे। में रहे साल भर। तो मैंने सोचा कॉमरेड इंद्रजीत जी से पूछते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी से जुड़ी हुई क्या यादें आपके पास हैं। नहीं, उनके साथ श्रद्धांजलि स्वरूप अगर हम ये कुछ स्मरण कर लें इस प्रकार के प्रकरण और उनके साथ जो वक्त गुजरा, तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने ये अवसर प्रदान किया आज जी। वो अचानक ही कल जो है बिछुड़ गए, और कोई लंबे बीमार भी नहीं हुए। हाँ, वो कल परसों तक ठीक थे। हाँ, मतलब ठीक ठाक से थे अपने। तो खैर अब उम्र के लिहाज से तो देखो अब जाना तो होता है सबको, परंतु ये जरूर है कि हरियाणा की राजनीति का एक अध्याय जो है उनके साथ ही समाप्त हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जेल का जो हमारा दौर था साल भर का, वो हालांकि साल भर भी कम नहीं होता, लेकिन जेल का और भी ज़्यादा लंबा इसलिए होता है कि आप एक सीमित दायरे में आपको रहना है दिन रात, और कोई बाहर तारीख नहीं पढ़नी, कोई केस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन मीसा की कहते हैं। तो वो जो हमारा वार्ड था उसमें जो भी हम 25 से लेके 30-35 तक, कभी कुछ घट गए कुछ बढ़ गए, ऐसे रहते थे। तो उसके अंदर ही सारी गतिविधियां जीवन में, तो छोटी छोटी भी बातें जो होती हैं वो वहाँ केंद्रीय मुद्दे बन जाया करते हैं। अच्छा। अब हम सोचने लगे तो खुद के ऊपर जो है वो आश्चर्य भी होता है, यार इस बात पर भी बताओ कि विवाद था और क्या झगड़ा था, ऐसी ऐसी बातें हो जाती थी। और एक आध बार जब बात होती है, आपने पहले एक बार बातचीत की थी इसी संदर्भ में, तो मैं कह रहा था कि अब वहाँ की ज़्यादा बातें बाहर आके उचित नहीं लगता कहना, मतलब क्योंकि वो चलो बुजुर्ग थे, मैं तो छोटा था, स्टूडेंट ही तो था मैं। आप स्टूडेंट थे वो, जबकि एक्टिव पॉलिटिक्स में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो तो 70 में एमएलए बन चुके थे। तो उनके साथ मेरा वैसे भी एक व्यक्तिगत लगाव था। और वहाँ जब घूमते थे शाम को, तो बाकी तो क्योंकि अब उनकी वो पैरों की जो स्थिति थी उसकी वजह से वो तेज नहीं घूम सकते थे, तो मेरे को उनके साथ रहना होता था घूमते हुए। अच्छा। हाँ हाँ, वो मेरी एक तरह से ड्यूटी थी, और वो मेरे को एक अजीज की तरह मानते थे, मतलब। और वो घूमते घूमते हम उसके 100 चक्कर काटते थे असल बैरक के। जी, वह जो बैरक के भीतर की बाउंड्री के, तो मेरे से बीच बीच में पूछते रहते थे, कामरेड कितने चक्कर हो गए, मैं बता देता, भाई 70 हो गए, 75 हो गए। तो उस तरह एक अंतरंग रिश्ता, मतलब उस तरीके से था। और उनके घर से लिटरेचर साहित्य आता था। अच्छा, चौटाला साहब को पढ़ने का शौक था? पढ़ने का शौक था, और कुछ किताबें वो हमें पढ़नी होती थी इसलिए मंगा देते थे। अच्छा, टाइटल बता देते आप, वो मंगवा देते? टाइटल क्या, मुझे ये लगता है कि कुछ न कुछ उनके घर में एक प्रगतिशील साहित्य लाइब्रेरी में रहा होगा जरूर। मतलब पॉलिटिकल जो किताबें होती थी उनको तो सीधे तौर पे कई बार वो सेंसर में सुपरिटेंडेंट रख लेते थे, अंदर नहीं आने देना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जो उपन्यास वगैरह थे, अब जैसे मान लो यशपाल के उपन्यास तो बहुत ही प्रगतिशील
माने जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के दौर के भी। तो वो ऐसे उपन्यास थे उनके यहाँ बहुत अच्छे प्रगतिशील। शायद उनके घर ऐसी पढ़ने की रिवायत रही होगी। चौधरी देवीलाल भी क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे और मुजारों की लड़ाई वगैरह भी उन्होंने लड़ी थी, तो वो भी रहा होगा। या हो सकता है वो चौधरी प्रताप सिंह जो इनके भाई थे, पिछले कुछ साल पहले गुजर गए, वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, वेल रेड थे, मतलब उनकी वजह से रहा होगा जैसा भी। खैर, लेकिन एक वो भी कनेक्शन हमारा उनके साथ था कि उनके घर से पुस्तकें आ जाती थी, मतलब वहाँ पे। तो ये था वो। बाकी तो खेलने कूदने का तो था ही वो। तो आप लोग तो जैसे स्पोर्ट्समैन थे, खेलते कूदते थे, उनको क्या ड्यूटी रहती थी फिर उस तरह? हम वॉलीबॉल का खेल वहाँ ज़्यादा संभव था, या बैडमिंटन जो है वो नेट लगा के। परंतु वॉलीबॉल ऐसा था जिसके अंदर मतलब 12-15 लोग आधे इधर आधे इधर तो इन्वॉल्व हो सकते थे। तो हमारे वो वार्ड के भीतर ही एक हमारा बना हुआ था वॉलीबॉल का ग्राउंड। तो वो हमारे रेफरी होते थे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। तो हम साइड में उनके ऐसे कुर्सी डाल देते थे, तो वो पॉइंट गिनते थे हमारे, मतलब। तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो इतना ज़्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता था खेल में, कौन हारता है और कौन जीतता। दूसरी तरफ आरएसएस वाले होते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब लेकिन जो हार जीत प्रतिष्ठा का इतना प्रश्न बन जाता कि छिप छिप के मीटिंग करते थे रात को कि भाई कल किसको कहाँ खिलाना है और किसको नहीं खिलाना, यार आज ये सारी गड़बड़ करवा दी, और एक एक पॉइंट के ऊपर ऐसे तुल जाती तो थी। फैसले ये ठीक करते थे? नहीं, ठीक तो अपनी तरफ से करते ही होंगे शायद, लेकिन एक दिन जो है ऐसी घटना घटी, मतलब कि मतलब एक हमारी वो जो टीम थी उसमें जंगवीर सिंह थे, चाहे जगन्नाथ थे, बलेराम रिवासा थे, मैं था, एक जगरूप थे, चोइंदर सिंह शौकंद के बेटे। तो हमारी एक बॉल जो है वो वहाँ जाके गिरी और उन्होंने उसको आउट बता दिया, और हमारे वाले बोले इन है, मतलब। और उसी पॉइंट पे हार जीत थी। तो वो हमारी टीम वाले कहने लगे कि ये भेदभाव कर रहे, पक्ष ले रहे हैं उस टीम का। चौटाला साहब? हाँ, उसमें बलबीर ग्रेवाल थे, रेफरी पक्षपात के आरोप लगे उस टीम में। लेकिन वो सतबीर मलिक थे जो बाद में वित्त मंत्री बने, बलबीर सिंह ग्रेवाल जी थे, इस तरह के, और कुछ आरएसएस के भी थे उसमें। तो उन पे ये आरोप लगा दिया कि आपने जानबूझ के आउट दिया, ये इन थी, मतलब हमें हरवा दिया, ये है वो। तो हम मानते नहीं भाई आपको रेफरी। अच्छा। वो बोले भाई मैं तो ठीक है, जजमेंट लगी वो दे दी। खैर हुआ ये कि वो हमारे वाले खेल का बॉयकॉट कर गए। अच्छा। अब जो रोज खेलने की आदत है तो शरीर उतनी तो उस टाइम खुराक अभ्यास मांगता है, नहीं तो आप क्या कर लेंगे। अब जगन्नाथ वगैरह ईंट ठाठा का यूँ फेंकने लगे, भाई वो एनर्जी अपनी। तो मैं उनसे बात की, मैंने कहा आप इतने अच्छे एथलीट रहे हैं, खिलाड़ी भी हैं, एक पॉइंट पे कोई बात हो गई तो ऐसे तो उचित नहीं। अब वो हमारी तो टीम बिखर गई। अब उन्होंने जो सोचा भाई ऐसे तो खेल बंद हो जाएगा, तो ऐसे कुछ जो खेलना नहीं जानते थे वो भी खड़े कर लिए ताकि खेल रुके नहीं, मतलब। खैर वो कर करा के किसी तरीके से हमने दोबारा उनको मना लिया खेलने के लिए, और उनको भी बना लिया भाई आप रेफरशिप कर दो, मतलब। तो खैर वो मान गए, यूँ तो उनका भी समय ऐसे गुजर जाता था। तो खैर वो एक एपिसोड इस तरीके का है जिसके ऊपर तनाव पैदा हो गया था, मतलब। और उनकी राजनीति में भी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो कहते थे कि भाई
वो ना दोस्त को भूलते हैं ना दुश्मन को, मतलब ऐसा। ऐसी तो कहावत भी है कि चौटाला अपने दोस्त और दुश्मन का पीछा शमशान तक नहीं छोड़ता, ऐसे कहते थे लोग कि वो ऐसा पता नहीं कितनी कितनी कहावतें हैं, क्योंकि एक लंबा दौर राजनीति में गुजरा उनका, और किसी न किसी कारणवश बहुत ज़्यादा विवाद भी खड़े हो गए। ये लगा लो भाई 10-10, 15-15 दिन मुख्यमंत्री रह के रेजिग्नेशन देना पड़े। एक बार तो 6 ही दिन रहे थे वो। हाँ, तो कुछ लोगों ने कह दिया ऐसे ही जबरदस्ती हो रही है, इनके हाथ में रेखाएं नहीं है राज करने की, राजयोग नहीं है, मतलब धक्का हो रहा है। लेकिन फिर वो प्रूव हो गया कि वो तो कई साल बाद में 2000 से 2005 तक रहे वो, फिर वो रहे मुख्यमंत्री, और हमें कहीं ना कहीं सामाजिक फंक्शनों में मिल भी जाते थे। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो कभी न कभी किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, आपने तो झंडा ही उठाना था। वो तो फिर हमारा तो फर्ज था, मैं पार्टी का भी लीडर था, तो अब उनको कहीं ना कहीं शासन करने वालों को नागवार गुजरती हैं ऐसी बातें, उनको तो ये भ्रम रहता है कि भाई हम बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं और ये शोर कर रहे हैं, तो ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे होंगे। पर तो उन्होंने ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कभी कुछ कहा नहीं, ना किसी के मार्फत ये कहलवाने की कोशिश की, क्योंकि ये उनकी फितरत भी नहीं थी। तो एक दिन यहाँ रोहतक में वो एक शादी में आए, हाँ। जब चीफ मिनिस्टर थे, और वो हमारे भी दूर के रिश्तेदार थे, उनकी पार्टी के हैं वो। तो कुछ लोग इधर बैठे थे, कुछ इधर, ऐसे बीच में से कॉरिडोर सा छोड़ रखा था, तो वो पीछे से उन्होंने एंट्री की, सिक्योरिटी वाले, और वो फिर वो तो हो ही जाता आगे आगे भाई चौटाला साहब। तो हम सबसे अगली से 2 लाइन पीछे थे और बैठे साइड में ही थे, तो पास से गुजरने लगे तो खड़े हो गए, राम रमी दुआ सलाम हुई, तो वो रुक गए हमारे साइड में, और वो जगमती को कहने लगे कि कामरेड को संभाल के रखा कर जगमती। तो वो बोली रखते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहो। अब वो आगे गुजर के जगमती बोली तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं ये। तो मैंने कहा तुम समझे नहीं इनका कहने का तात्पर्य क्या था। वो उस तरह से ख्याल रखने की नहीं कह रहे हैं, संभाल के रखा करो कहा है उन्होंने। तो इनकी फिर वो बात, वो जानते थे जगमती को भी, क्योंकि ये वॉलीबॉल के कैंप तेजा खेड़ा में भी लगते थे, तो वो सारा परिवार जानता था इनको, खिलाड़ी लड़कियों को उस तरीके से। तो ऐसा भी मतलब होता था कभी कभी, लेकिन वो दूर से बुला लेते थे, दिखाई देने के बाद कहीं ना कहीं बात करते थे कोई, हाँ हाँ हालचाल पूछते थे, खैरियत पूछते थे। एक आध बार सामाजिक फंक्शनों पे हमारा भी उनके यहाँ जाना हुआ, और वैसे तो उनके पूरे परिवार से, चौई प्रताप सिंह से भी हमारे रहे, डीआर चौधरी के पास उनका आना जाना था, क्योंकि डीआर भी चौटाला से हाँ ताल्लुक रखते थे, उसी गांव के थे वो, तो उनसे भी रहता था। एक और उनका भाई सबसे छोटा ना, उसको कम लोग जानते हैं, जगदीश, वो भी जेल में थे, बाद में मतलब एक्सपायर। आपके साथ ही बैरक में, हिसार जेल? हाँ, उसमें ये दोनों भाई थे, जगदीश जी और ओम प्रकाश जी भी, हाँ दोनों वहाँ पर थे। तो खैर अब वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली बात तो वहाँ भी होती है, एक फितरत में होती है, तो उधर भी वो प्रकट होती है। और वो कुछ मतलब जेल में एक चुनाव भी हुआ था ना आप लोगों का कोई? चुनाव नहीं था वो, चुनाव जैसा एक प्रकरण हो गया वहाँ पे। क्या हुआ था वो? वो हमारी जो किचन जो चलता था वो हम खुद ही मैनेज करते थे। सरकार की तरफ से तो वो मुश्कत्ती कहते हैं उनको, जो कैदी होते हैं काम करने के लिए लगा रखे, बोलते हैं ना बा मुशक्कत, तो मुशक्कती होते थे, बा मुशक्कत बा इलाज। हाँ, तो बा मुशक्कत कहते, मुश्कत्ती लगा रखे थे काम करने के लिए।
तो उसमें जो ऑर्डिनरी हम थे उनको 5 रुपये प्रतिदिन, और जो XMLA XMP थे उनको 6 रुपये एंटाइटलमेंट थी, मतलब डाइट वगैरह की। तो अब वो कब क्या मंगाना है और कब क्या बनना चाहिए, सब्जी दाल कोई खीर हलवा जो भी कुछ बनवाना हो, तो उसके लिए एक सेक्रेटरी जो है वो बना लेते थे हम उसको मैनेज करने के लिए। और वो मेस मैनेजर कह लीजिए आप उसको। हाँ, मेस मैनेजर ही थे। वो पर्ची बना के और उसको दे देते थे। एक सिपाही होता था जी, वो साइकिल पे जाके बाजार से वो चीज़ें ले आता था। तो आपस में कुछ खुंदक हो गई 2-4 लोगों की, अब नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने, उनमें चौटाला साहब भी थे, वो भी थे ही, मतलब एक, लेकिन मैनेजर जो थे वो जंगवीर सिंह थे। अच्छा, हमारी जो सेल, तो वो तो एंटी थे, चौटाला साहब और जंगवीर सिंह जी की बनती नहीं थी। आज जो जंगवीर सिंह ने उनके श्रद्धांजलि स्वरूप काफ़ी अच्छी टिप्पणियां मैं पढ़ी सवेरे। तो वो कुछ लोगों ने ये उठा दिया मसला, भाई जंगवीर को हटाओ, ये किचन जो है तो वह खाने के लिए जाते, तो अब उसको मतलब विफल करना था बतौर मैनेजर। तो बोले क्या सब्जी है, बोले भाई घिया की रोज घिया की सब्जी। कह दे भाई किस चीज़ की सब्जी है, तो कह दे भाई गाजर की है, गाजर, रोज गाजर की सब्जी। तो वो 2-4 लोग बार बार इस तरीके से करने लगे। तो वो एक दिन उन्होंने क्या किया, एक मैनेजर बदलने के लिए एक एप्लीकेशन लिख दी और उसके ऊपर साइन करवा लिए। अब जितना टोटल मेंबर थे उसमें आधे लोगों के साइन हो गए। अब एक आदमी और कर दे तो मेजॉरिटी उधर हो गई। अब मैनेजर बदलवाने वालों में से बदलवाने नहीं, आप किस तरफ नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ था मैं। तो वो बोले यार वो आधे सिग्नेचर हो गए बता रहे हैं, और एक हमारे थे उनको आचार्य जी कहते थे, वो XMLA थे, उनके करवाए नहीं थे तब तक। तो वो हमारे जो जगन्नाथ और मैं एक ही सेल में थे। तो बोले वो आचार्य जी को बुला के ला, ये रात की बात 10 बजे की। मैं बोला भाई 10 बजे किस लिए बुला के लाऊं? बोले यार वो भी साइन कर देगा तो मेजॉरिटी होगी यार, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बोला मखा भाई वो और किसी ने भेज दो। बोले और किसी से आएगा नहीं, वो तुम्हारे कहने से आ जाए। मैं कहा मैं और कुछ नहीं कहूँगा उनको। बोले ना कुछ मत कहना, मैं बुला ला। उन्होंने उसको कन्विंस किया कि भाई हम और आप तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी, आप जो है साइन वाइन मत करना, अगर आपके पास आ जाए तो। बोले ठीक है। तो उन्होंने मान गए वो, और सवेरे जो उन्होंने साइन कर दिए उधर तो मेजॉरिटी तो होगी जी एक की। बोले भाई ये तो ऐसे तो गड़बड़ होगी, सरकार गिरेगी। तो बोले अब क्या करें? तो एक नॉन पॉलिटिकल लोगों का किचन था, उसमें 5 लोग थे, वो न्यारा था मतलब उनका। अब कम लोगों का किचन चलाने में ना बरकत नहीं होती थी, कुछ आता नहीं। हाँ, तो वो मतलब उनसे नेगोशिएट करके उनके किचन को मर्ज कर लिया। अच्छा। इधर तो मेजॉरिटी हो गई, उल्टी है फिर कई लोगों की रादर, मतलब प्रधान बचे रह गए उसके। तो सरकार वो पार्टी वो किचन मर्ज होने से वो बच गई सरकार कर। लेकिन चलता रहा ऐसा, मतलब कुछ कुछ एपिसोड हो जाते थे इस तरह। आप और वो चौटाला साहब तो एक कमेटी में भी रहे थे ना? एक कमेटी बनी 1987 में, जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे, और एक बड़ा दुखदाई घटना घटी थी। वो आतंकवादियों ने दरियापुर जो गांव है फतेहाबाद के साथ लगता सिरसा रोड पे, बस के ऊपर गोली कांड किया और कई लोग बहुत ही इसके बारे में बात भी कम होती है, जानते भी नहीं लोग। जानते कम हैं लोग।
तो लालड़ू में भी हुआ था ऐसा ही एक बार। तो खैर उसके खिलाफ फिर एक आम सेंटीमेंट तो एक्सप्रेस होना ही था, लेकिन सिखों के ऊपर हमले करने के लिए उकसाया गया और वो नफ़रत फैलाने की कोशिश की। एक नौजवान जो है फतेहाबाद में एक सांगा गांव है, वो अपनी सिस्टर की मैरिज से आया था या मैरिज के लिए सामान लेने आया था, उसकी हत्या कर दी गई। सिख था वो। हाँ सिख था। तो ये अब दुख की बात ये है कि भाई चाहे वो 84 में हुआ, चाहे वो हिंदू मुसलमान का है, आप किसी पूरी कम्युनिटी को थोड़ी ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो कई घटनाएं हो गई, कहीं आग लगा दी घर में, कहीं कुछ और हो गया दरियापुर के बाद। तो श्री देवीलाल ने एक कमेटी गठित कर दी, उसमें ओम प्रकाश चौटाला उसके चेयरमैन थे और डॉक्टर हरनाम सिंह जो शाहबाद से सीपीआई के एमएलए थे वो मेंबर थे, और कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा का उन्होंने, तो कॉमरेड रघुवीर सिंह हुड्डा ने मेरा नाम दे दिया कि भाई आप जाओ उस कमेटी के अंदर। तो हम 4-5 दिन तक हरियाणा के 10-12 जगहों पे जहाँ जहाँ इस किस्म की कोई भी छोटी बड़ी वारदात हुई थी सिखों के ऊपर, तो उसकी जांच करने के लिए गवाहों को सुना बैठ के। तो रेस्ट हाउस वगैरह में जाते थे और वो गवाह आते थे, वो बताते थे कैसे कैसे उनके साथ हुआ। तो उसमें कई लोगों के जो नाम अलग अलग जगहों के ऊपर आए वो बीजेपी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे मतलब। तो उन्होंने मेरे को कहा कामरेड ये यूं कि यूं जो भी बयान आ रहे हैं यूं कि यूं रिपोर्ट बना दो। तो वो मैंने लिख दी रिपोर्ट, तो दिखा दी उनको जो मेंबर थे और उनको भी दिखा दी। बोले टाइप करवा, वो चंडीगढ़ ऑफिस में टाइप हो गई। तो अब बाद में लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो रिपोर्ट कहाँ गई। कहीं नहीं प्रकाशित हुई रिपोर्ट, कहीं प्रकाशित नहीं हुई और ना रिजेक्ट हुई ना स्वीकार हुई। और उस सरकार में बीजेपी के मंत्री भी थे, क्योंकि वो हालांकि बड़ी मेजॉरिटी से जीतते हुए थे 87 में, 1987 में। लेकिन वो पहली ऐसी सरकार थी हरियाणा की जिसमें वामपंथ भी था और बीजेपी भी थी। हाँ मतलब वामपंथ सरकार में नहीं था, लेकिन उनके समर्थन से, हाँ एडजस्टमेंट से बने थे। एक सीपीएम का एक सीपीआई का टिकट खाली छोड़ दी थी। तो ये हुआ निश्चित रूप से। पर वो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये नहीं पता चला। अब वो कई बार बाद में इस किस्म की बातें कहते थे कि भी राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है मतलब। हाँ वो कहते थे राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हाँ लेकिन जो देवीलाल की जब भी बरसी मनाई जाती थी ना, उसके ऊपर वो बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों को नहीं बुलाते थे, बाकी सबको राष्ट्रीय नेताओं को बुलाते थे मतलब। उसमें सीताराम येचुरी को भी बुलाते थे और हमारे बर्दन साहब थे सीपीआई के, उनको भी, फारूक अब्दुल्ला को भी, और ये जो चंद्रबाबू नायडू है वो भी आते थे। कांग्रेस के लीडर को नहीं बुलाते, प्रकाश आंबेडकर को भी हमें बुलाते थे बाकायदा तौर पे, अब तक बुलाते रहे मतलब। लेकिन वो बीजेपी को नहीं बुलाते थे और कांग्रेस को भी नहीं। बाद में कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा रुख में नरमी आ गई थी और पिछला जो चुनाव गया असेंबली का और पार्लियामेंट का, उसमें इनेलो की तरफ से ये संकेत थे कि भाई सबको मिल के लड़ना चाहिए बीजेपी को हराने। अगर वो लड़ा होता तो अब परिणाम भी कुछ और हाँ बिल्कुल तस्वीर दूसरी होती। बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं होती, नहीं निश्चित रूप से नहीं होती मतलब, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर ऐसा लेकिन होता रहा। और तो उनके स्वभाव में ऐसी चीज़ें थी मतलब। लास्ट मुलाकात कब रही आपकी? लास्ट तो मुलाकात हमारी उनके घर में डेथ हुई थी स्नेहलता जी की, स्नेहलता जी की। तो तब हम गए थे वहाँ। तो वो पहुँचने के बाद वो दूर से ही देख के उन्होंने कहा कामरेड मेरे पास आ। तो अपने पास उन्होंने बिठाया। वो लास्ट मुलाकात थी। बाकी बीमार बीच में हुए तो जाने का मौका नहीं मिला।
एक बार हम जाने की सोच रहे थे तो पता ये चला कि डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, गुड़गांव की बात है। तो उनके ऐसी तासीर मतलब रही है। और मुझे याद आता है एक बार वो ना बहुत नपा-तुला जवाब देते थे। तो एक बार ये चर्चा चल पड़ी कि भाई वो अजय को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, चली थी जी अपनी जगह पे। तो पत्रकारों ने सम्मेलन में पूछ लिया उनसे कि जी ऐसी चर्चाएं हैं कि अजय को आप मुख्यमंत्री के पद पर बिठा सकते हैं। वो बोले नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बोले क्यों? बोला राज और खाज खुद ही करने में मजा आवा है बोला। तो ये उनका जवाब था। मतलब बड़े कैलकुलेटिव वो होते थे। अभी आज का जो ट्रिब्यून अखबार है उसमें योगेंद्र गुप्ता का एक संस्मरण है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि एक बार मैं उनके साथ बैठा था तो बोला मैंने उनको ये कहा कि चौधरी साहब आपकी ये शालीनता आपको सूट नहीं करती। तो बोले उसके बाद वो हंसे और हंसने के बाद बोले वक्त के साथ बदलना पड़ता है। तो ऐसा उन्होंने कहा। जीवंत व्यक्ति थे वो, जीवटता थी उनमें। हाँ जीवटता थी निश्चित रूप से। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो इतने साल जेल में गुजारने के बाद हाँ हाँ इंसान इस अवस्था में रहता नहीं है। हाँ, शारीरिक व्याधियां तो उनकी थी। तो पहले तो खैर चलो वो क्योंकि और जो अधिकारियों को वो ब्रीफ करके जाते थे तो वो भी उनका तरीका बड़ा नायाब होता था। और कैटेगोरिकली जो संदेश कन्वे करना होता था वो कर देते थे। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती थी, लैंग्वेज तो कुछ अलग हो सकती। वो ये भी कह सकते थे कि फलां आदमी का ना ध्यान रखना, मान लो एसपी को कह दिया तो उसका मतलब ये होता था मुंह नहीं लगाना है, उसका कोई काम नहीं करना। तो अच्छा वो अधिकारी भी समझते थे कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह के। मतलब तो ये रहा मतलब उनका जो तौर तरीका। अब दिक्कत लेकिन ये है ना हमारे यहाँ अब तो दूसरी जगह भी हो गई है कि केंद्रीयकरण हो गया राजनीति में सत्ता का। मतलब मंत्री कुछ ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। एक मुख्यमंत्री के हाथ में वो। अब तो मुख्यमंत्री के हाथ में भी ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ सिस्टम। हाँ लेकिन उन जमानों में तो केंद्रीय क्या बता आपका ब्लॉक के अध्यक्ष के पास बहुत कुछ था। हाँ हाँ बाद में आके वो होने लगा और इस तरह की मतलब एक कहावतें चलने लगी भाई जो चलती है मैं नहीं चलावा वो कुछ नहीं। मतलब इस तरह की नकारात्मक भी रुख राजनीति के प्रति जो है वो हो गया था, अभी भी है खैर। लेकिन ये एक बात रही और वो केंद्रीय उनका मतलब रोल था। आपने ध्यान दिया होगा इसके ऊपर, मतलब उनको इनेलो सुप्रीमो कहते हैं। दो ही आदमी हैं, एक बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती और एक इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये सुप्रीमो शब्द इन दो के तो लिए ये सुप्रीमो शब्द जो लगा हुआ है ये इस बात को दर्शाता है कि उनका एकमुश्त तौर पर मतलब सत्ता पार्टी के ऊपर नियंत्रण और कमांड जो है वो वहाँ बाकी दूसरी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। ये था एक उनका जैसा भी वो फितरत में ऐसा रहा और इसी वजह से ये शायद उनके साथ लगा होगा सुप्रीमो का। चलो आपके तो एक साथी चले गए हैं। यानी निश्चित रूप से बहुत अफसोस की बात है। और जैसी भी मतलब रही होंगी विवादास्पद चीज़ें जुड़ जाती हैं, चाहे भजनलाल रहे या चाहे देवीलाल सभी के साथ कुछ न कुछ। राजनीति में बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जी जो पब्लिक में कुछ होते हैं असल में कुछ होते हैं। हाँ नहीं चाहे भजनलाल जब सीएम थे तो कई बार ये आरोप लगते थे कि भाई उनके जो है ना रिश्तेदार हस्तक्षेप करते हैं शासन में। मान लो चंद्रमोहन करते थे तो एक कॉलम आता था दैनिक ट्रिब्यून में ताऊ बोला। तो जब उसके एक दिन खबर छपी कि भाई भजनलाल के रिश्तेदार हस्तक्षेप करते हैं तो ताऊ बोला मुँह लिख रखा था बावड़ी बूच बेटा रिश्तेदार ना होता। तो ये हमारे हरियाणा में इस तरीके की राजनीतिक संस्कृति और चाल चलन सा वो है उसका रीति रिवाज। इस बेटा रिश्तेदार नहीं होता है। आप बोले बावड़ी बूच बेटा रिश्तेदार ना होता
शुक्रिया कामरेड साहब। तो आपने खैर बहुत अफसोस हुआ, हम आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते देखो हैं बुजुर्ग तो थे ही उनको। हमारे, निश्चित रूप से थे, इसमें कोई दो राय नहीं राजनीति में है। और शायद इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक आप ये देखो जीवन, 67 में उन्होंने पहला upheavals चुनाव में, लड़ा। उतार चढ़ाव में भी रहा वो, और कम पढ़े लिखे होते हुए भी उन्होंने का मतलब राजनीतिक तजुर्बा उतना ही पुराना है जितना हरियाणा है। बिल्कुल बिल्कुल 67 में चुनाव हुए तो पहला चुनाव लड़ा, पहला और चुनाव अब तक वो लड़ा सक्रिय थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया कामरेड साहब। हम और उनके पूरे परिवार को जो है हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और उनको आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।